हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मूवी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2013 में आई अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर मूवी द कॉन्जरिंग को। दोस्तों मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने और IMDb पर इसे रेटिंग्स मिली हैं 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। दोस्तों ये मूवी अमेरिका के रोड आइलैंड में रहने वाली पेरोन फैमिली के साथ घटी सच्ची पैरानॉर्मल घटनाओं पर आधारित है। तो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक कपल से जो एक हॉल में बैठे कुछ पत्रकारों और आम लोगों को उनके द्वारा 1968 में सॉल्व किए एनाबेल केस की टेप्स दिखा रहे थे, जिसमें उन्होंने दो नर्सेस को एनाबेल में समाई एक एविल स्पिरिट से पॉजेस्ड होने से बचाया था। इस कपल का नाम एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन है और ये दोनों दुनिया के फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जिसमें एड की वाइफ लॉरेन एक साइकिक है। दोस्तों साइकिक वो लोग होते हैं जिनमें भूत और भविष्य देखने की गॉड गिफ्टेड एबिलिटी होती है, मतलब ऐसे लोग जो खुली आंखों से वो देख सकते हैं जो एक नॉर्मल आदमी नहीं देख सकता। अब सीन शिफ्ट होता है, बात है 1971 की, जहां एक फैमिली रोड आइलैंड के हार्ट्सविले टाउन में बने एक फार्म हाउस में नए नए शिफ्ट होने के लिए आते हैं। इस फैमिली में रॉजर पेरोन, उसकी वाइफ कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां जिनका नाम एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल है। इस फार्म हाउस को रॉजर ने एक नीलामी में खरीदा है। अब वो सभी गाड़ी से बाहर आते हैं। रॉजर की फैमिली नए घर को लेकर काफी एक्साइटेड लग रही थी। अब रॉजर डोर खोलता है और सभी एक एक करके घर के अंदर आते हैं और उनकी पेट डॉग सैडी बाहर ही डोर के पास बैठ जाती है और रॉजर के लाख कहने पर भी वो घर के अंदर नहीं आती। अब रॉजर सैडी को बाहर ही छोड़ देता है और खुद घर के अंदर आ जाता है। अब सभी फैमिली मेंबर्स अपने नए घर में सामान शिफ्ट करने में लग जाते हैं। इसी बीच सिंडी अपना फेवरेट विंड चार्म लगाने के लिए लॉबी में आती है, जहां से वो देखती है कि अप्रैल घर के पास की लेक के किनारे एक घने से पेड़ के नीचे बैठी थी। सिंडी अप्रैल को अंदर आने के लिए कहती है क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था। इधर हम देख पाते हैं कि अप्रैल को उस पेड़ के नीचे एक टॉय मिलता है जो चाबी से चलता था और उसमें एक मिरर लगा हुआ था। शाम को सभी बहनें हाइड एंड क्लैप खेल रही थी और रॉजर और कैरोलिन सामान शिफ्ट कर रहे थे। इसी बीच नैन्सी लकड़ी की छोटी सी कबर्ड में छिप जाती है और क्रिस्टीन उसे ढूंढती हुई आती है। नैन्सी को ढूंढ लेने की एक्साइटमेंट में क्रिस्टीन से कबर्ड का एक बोर्ड हट जाता है, जिससे वो दोनों डर जाती हैं। तभी उनका शोर सुनकर रॉजर और बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। रॉजर बोर्ड को वापस वहां पर लगाने चलता है, तभी वो देखता है कि कबर्ड के उस तरफ का हिस्सा खोखला है। असल में ये बेसमेंट में मौजूद एक स्टोर रूम था। अब रॉबर्ट बेसमेंट में नीचे जाकर देखता है। ऊपर से कैरोलिन रॉजर से पूछती है कि बेसमेंट में आखिर क्या है, जिस पर रॉजर कहता है कि वहाँ पर एक पियानो पड़ा हुआ है। अब रॉजर ऊपर आ जाता है और बच्चों से कहता है कि वो बेसमेंट से दूर ही रहें क्योंकि नीचे बहुत सारी मकड़ियां हैं। अब रात हो चुकी थी। कैरोलिन और रॉजर अपने रूम में आते हैं और कैरोलिन विंडो से नीचे देखती है। नीचे सैडी विंडो को देखते हुए लगातार भौंके जा रही थी, जिस पर रॉजर कहता है कि वो जब से यहाँ पर आए हैं तब से सैडी अजीब सा बिहेवियर कर रही है और पता नहीं क्यों वो घर के अंदर नहीं आना चाहती है। इसी बीच सैडी उन दोनों की तरफ देखते हुए लगातार भौंके जा रही थी। अब सुबह होती है और कैरोलिन अपने बेड से उठती है तो वो देखती है कि उसके पैर में अजीब से चोट के निशान हैं, पर उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने रूम से बाहर आती है। बाहर उसकी बेटी एंड्रिया उससे कहती है कि कल रात उसके कमरे में अजीब सी बदबू आ रही थी, पर कैरोलिन उससे कहती है कि उसे एडजस्ट करना सीखना होगा। अब वो लिविंग रूम में आती है, जहाँ पर वो देखती है कि लिविंग रूम की क्लॉक 3:07 पर अटकी हुई थी। अब उसे बेसमेंट में एक आवाज सुनाई देती है। यह रॉजर था जो बेसमेंट की सफाई कर रहा था। अब कैरोलिन कॉफी बनाने के लिए किचन में आती है, तभी उसकी नजर किचन में रखी हुई क्लॉक पर पड़ती है जो 3:07 पर अटकी हुई थी। तभी रॉजर वहां आ जाता है और कैरोलिन उसे घड़ी वाली बात बताती है, जिस पर रॉजर कहता है हो सकता है सामान लाते वक्त कुछ खराबी आ गई हो। अब कैरोलिन रॉजर से पूछती है कि कल रात उसने उसके पैर पर क्या किया था जिससे वो चोट के निशान उसे लगे हैं, जिस पर रॉजर कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। तभी उन दोनों को बाहर से अप्रैल की चीख सुनाई देती है और चीख को सुनकर वो दोनों बाहर आते हैं। बाहर सैडी मरी हुई पड़ी थी। अब कैरोलिन और रॉजर अप्रैल को संभालते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर एक रिपोर्टर एड का पोजेस्ड एंटीक का कलेक्शन देखने के लिए एड के घर पर आता है। अब एड उसे अपने ही घर में बने एक रूम में लेकर आता है जहां वो सारे पोजेस्ड एंटीक्स रखा करता था, पर वो रिपोर्टर से कहता है कि वो किसी भी चीज को हाथ न लगाए क्योंकि वहां पर रखी कोई भी चीज खिलौना नहीं है। वो सारी की सारी चीजें पोजेस्ड हैं और कभी न कभी किसी डेविल के लिए वो इस दुनिया में आने का मीडियम रही है। अब बात करते करते एड अचानक रुक जाता है और बाहर डोर के पास आता है, जहाँ पर उसकी बेटी जूडी खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। अब एड जूडी की नानी को बुलाकर उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहता है।
अब जर्नलिस्ट के जाने के बाद एड लॉरेन के लिए कॉफी लेकर आता है। पता नहीं क्यों पर एड को गिल्टी देखकर लॉरेन उससे कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर क्रिस्टीन सो रही थी, तभी कोई उसका ब्लैंकेट खींचता है, जिस पर क्रिस्टीन नींद में ही कहती है कि नैन्सी को उसके साथ ये नहीं करना चाहिए, अभी वो सो रही है और उसे नींद लगी है और नैन्सी उसके पैर छोड़ दे। तभी पास में ही लेटी हुई नैन्सी उससे कहती है कि उसने उसके पैर नहीं पकड़े। घर पे नीचे अजीब अजीब आवाजों की वजह से रॉजर की नींद खुल जाती है, जो काम करते करते लिविंग रूम में ही सो गया था। अब वो उन ठक ठक की आवाजों का पता लगाने के लिए घर में इधर उधर देखता है। इसी बीच एंड्रिया को सीढ़ियों पर देखकर रॉजर घबरा जाता है। अब एंड्रिया रॉजर को बताती है कि सिंडी स्लीप वॉक करते हुए उसके कमरे में आ गई है और ये ठक ठक की आवाजें वही कर रही है। असल में सिंडी नींद में ही अपने सर से कबर्ड को नॉक कर रही थी। एंड्रिया रॉजर से कहती है कि सिंडी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया। अब रॉजर सिंडी को लाकर उसके रूम में सुला देता है। सुबह वो कैरोलिन को सब कुछ बताता है। तभी रॉजर देखता है कि कैरोलिन की पीठ पर वही चोट का निशान था। अब रॉजर कैरोलिन को उसे किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है और ऑफिस जाने के लिए घर से निकलता है। तभी वो बाहर आकर देखता है कि उनके बेडरूम की विंडो के नीचे एक कबूतर उल्टा पड़ा हुआ तड़प रहा था। अब कैरोलिन अपनी चारों बच्चियों को स्कूल बस में छोड़ने के बाद वापस घर में आती है। वो देखती है कि उसकी छोटी बेटी अप्रैल किसी से बातें कर रही थी। अब कैरोलिन के पूछने पर अप्रैल बताती है कि वो रोरी से बातें कर रही है और रोरी उसका दोस्त है और वो रोरी से टॉय के हेल्प से बात करती है जो उसे उस पेड़ के नीचे मिला था। अब कैरोलिन भी मिरर में रोरी को देखने की कोशिश करती है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब अप्रैल कैरोलिन से हाइड एंड क्लैप खेलने के लिए जिद करती है, जिस पर कैरोलिन मान जाती है। अब वो दोनों हाइड एंड क्लैप खेलते हैं, जिसमें अप्रैल कैरोलिन की आंख पर पट्टी बांध देती है और उसे ढूंढने के लिए कहती है। दोस्तों, हाइड एंड क्लैप एक गेम होता है जिसमें एक मेंबर को आंख पर पट्टी बांधी जाती है और बाकी के मेंबर्स जाकर छुप जाते हैं। अब ढूंढने वाले को छुपने वाले के 3 क्लैप्स की आवाज के सहारे उसे ढूंढना होता है। खैर, अब अप्रैल के 2 क्लैप्स के सहारे कैरोलिन एक रूम तक आ जाती है। अब रूम में आकर कैरोलिन अप्रैल को तीसरी क्लैप करने के लिए कहती है। अब यहाँ हम देख पाते हैं दोस्तों कि उस रूम में रखे कबर्ड का डोर अपने आप खुलता है और उसमें रखे कपड़ों के बीच से निकलकर 2 हाथ क्लैप करते हैं, पर ये हाथ अप्रैल के तो नहीं लगते। अब चूंकि कैरोलिन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, वो तीसरी क्लैप को अप्रैल की क्लैप समझकर कबर्ड की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से अप्रैल कैरोलिन की आवाज देती है और कैरोलिन घबराहट में पट्टियों को खोल देती है। अब वो कबर्ड को खुला देखकर घबरा जाती है। अब उसी रात क्रिस्टीन सो रही थी, तभी कोई तेजी से उसके पैर पकड़कर खींच लेता है। क्रिस्टीन घबरा कर उठ जाती है और पास के ही बेड पर सो रही नैन्सी को जगाकर डोर के पास देखने के लिए कहती है, पर नैन्सी को डोर के पास कुछ दिखाई नहीं देता और वो अपनी बात को साबित करने के लिए डोर के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी क्रिस्टीन रोने लग जाती है और नैन्सी से कहती है वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ी है। इसी बीच डोर तेजी से बंद हो जाता है। अब नैन्सी और क्रिस्टीन की चीख सुनकर रॉजर और कैरोलिन उनके रूम की तरफ भागते हैं और रूम में आकर रॉजर देखता है कि सब कुछ नॉर्मल था। अब वो क्रिस्टीन से कहता है कि उसने बस एक बुरा सपना देखा था, पर क्रिस्टीन रो रो कर सबको बताती है कि उसने असलियत में किसी को देखा था और उस औरत ने क्रिस्टीन से कहा था कि वो उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगी। अब क्रिस्टीन की बात सुनकर सभी बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। अब सुबह होती है और सीन शिफ्ट होता है। एड सुबह सुबह फादर गार्डन के कहने पर एक केस को देखने के लिए जा रहा था। तभी लॉरेन उसे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन एड उससे झूठ बोलने की कोशिश करता है कि वो मार्केट जा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लॉरेन को वहाँ पर ले जाए और लॉरेन उसके साथ चलने के लिए जिद करती है। अब वो दोनों केस स्टडी के लिए आते हैं। यहाँ पर घर के ऑनर को सिर्फ एक भ्रम था कि उसके घर में कोई इविल स्पिरिट है। दूसरी तरफ कैरोलिन अपनी दवाइयाँ लेकर अपने रूम में आ जाती है। तभी कैरोलिन को घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अब कैरोलिन सबसे पहले जाकर अपनी बेटियों के रूम चेक करती है, पर वो सभी सो रही थी। तभी अचानक स्टेयर के पास लगी हुई उनकी सारी फैमिली फोटोज एक एक करके नीचे गिरने लगती हैं और कैरोलिन को नीचे की तरफ किसी के हंसने की आवाजें आती हैं, जिनका पीछा करते हुए वो बेसमेंट के डोर तक पहुंच जाती है, जहाँ पर पैर फिसलने की वजह से वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे बेसमेंट में आकर गिरती है। तभी बेसमेंट के अंदर अचानक एक बॉल उड़ती हुई उसकी तरफ आती है, जिससे घबराकर कैरोलिन ऊपर की तरफ भागती है। तभी बेसमेंट का बल्ब ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, लेकिन कैरोलिन ऊपर पहुंच जाती है। अब ऊपर जाकर वो माचिस की तीली जलाती है, जिससे वो नीचे देखने की कोशिश करती है, पर हम देख पाते हैं अचानक पीछे से अंधेरे में कोई कैरोलिन के ठीक पीछे से क्लैप करता है। दूसरी तरफ सिंडी एंड्रिया के रूम में फिर से स्लीप वॉक करते हुए आ गई थी और अपने सर से उसके कबर्ड को नॉक किए जा रही थी, जिससे एंड्रिया की नींद खुल जाती है और एंड्रिया सिंडी को अपने ही रूम में सुला देती है। अब एंड्रिया खुद सोने
जा रही थी, लेकिन कबर्ड से ठक ठक की आवाज़ें फिर से आनी शुरू हो जाती हैं। अब एंड्रिया जाकर कबर्ड को खोलती है कि तभी अचानक सिंडी नींद से उठकर बैठ जाती है और कबर्ड के ऊपर देखकर जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर एंड्रिया अचानक पलटती है। अब एंड्रिया भी कबर्ड के ऊपर देखती है तो वहाँ पर कोई औरत बैठी थी जो देखने में इंसान तो बिल्कुल नहीं लगती। अब देखते ही देखते वो औरत एंड्रिया के ऊपर छलांग लगा देती है और पूरा फार्म हाउस एंड्रिया और सिंडी की चीख से गूंज उठता है। लकीली रॉजर घर के बाहर आ चुका था और वो चीख सुनकर अंदर की तरफ दौड़ता है, जहाँ पर कैरोलिन उसे जमीन पर मिलती है। रॉजर अब दौड़ता हुआ एंड्रिया के रूम में आता है, जहाँ एंड्रिया बुरी तरीके से डरी हुई थी और बार बार किसी के रूम में होने की बात कहे जा रही थी। अब रॉजर और कैरोलिन अपनी सारी बेटियों को संभालते हैं जो इस वाक्य से बुरी तरीके से घबरा चुकी थी। अब सुबह होती है, जहाँ हम देखते हैं कि वेकफील्ड की एक यूनिवर्सिटी में एड और लॉरेन पैरानॉर्मल थ्योरीज पर एक लेक्चर दे रहे थे, जहाँ वो ऑडियंस को लेक्चर के दौरान अपने पुराने केसेस की टेप्स भी दिखाते हैं। इसी ऑडियंस में कैरोलिन भी आई हुई थी, जो वॉरेंस की बात से बहुत रिलेट कर पाती है। लेक्चर के बाद वो वॉरेंस को अपने घर का एग्जामिन करने के लिए बुलाती है, जिस पर एड पहले तो मना कर देता है, फिर लॉरेन के कहने पर मान जाता है। वॉरेंस कैरोलिन के फार्म हाउस पर आते हैं। लॉरेन अब जैसे ही घर के अंदर आती है, हम देख पाते हैं कि उसने किसी एविल एंटिटी को घर में महसूस कर लिया था और वो अभी किसी को इस बारे में नहीं बताती है और कैरोलिन की डॉटर्स के साथ बातचीत करने लगती है। अब रॉजर और कैरोलिन इतने दिनों में घटी सारी घटनाओं के बारे में उन दोनों को बताते हैं कि कैसे उनके घर की सारी घड़ियां 3:07 पर अटक जाती हैं और उनके घर पर जो भी पक्षी आकर बैठता है वो सुबह उन्हें मरा मिलता है और घर में लगातार सड़े मीट की बदबू आती रहती है। रॉजर उन्हें बताता है कि उनके घर के लॉबी में एक डोर है जिसे वो लॉक करके रखते हैं, क्योंकि रात भर वहाँ से ठक ठक की आवाजें आया करती हैं। जिस पर एड रॉजर से पूछता है कि क्या ठक ठक की आवाजें 3 बार आकर रुक जाती हैं, जिस पर रॉजर कहता है हाँ। अब एड कहता है कि ये क्राइस्ट का अपमान है, डेविल क्राइस्ट का अपमान करता है। अब लॉरेन उनसे बेसमेंट में बने स्टोर रूम में चलने के लिए कहती है। बेसमेंट में कदम रखते ही लॉरेन अपनी साइकिक पावर से सेंस कर पाती है कि उस घर में कभी जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ था। अब रॉजर और कैरोलिन एड को टी सर्व करते हैं, जहाँ पर एड कैरोलिन के हाथ में वो चोट के निशान देखकर कैरोलिन से उसके बारे में पूछता है, क्या कैरोलिन की बॉडी पर वो निशान इस घर में एंट्री के बाद आए हैं, जिस पर कैरोलिन कहती है कि हाँ, ये किसी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है। अब एड रॉजर और कैरोलिन से कहता है कि इतनी परेशानियों के बावजूद आपने इस घर को छोड़ा क्यों नहीं, जिस पर रॉजर कहता है कि ये घर उसने एक नीलामी में अपनी सारी सेविंग्स को लगा खरीदा था। अब उनके पास और कहीं जाने का कोई चारा नहीं और वो अब चाह कर भी इस घर को नहीं छोड़ पा रहा है। अब एड इस कन्वर्सेशन को एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने लगता है। इधर लॉरेन अप्रैल से रोरी के बारे में पूछती है, जिस पर अप्रैल वो टॉय दिखाकर लॉरेन को रोरी के बारे में बताती है कि रोरी उसका नया दोस्त है और पता नहीं क्यों पर वो हमेशा उदास रहता है। अब लॉरेन भी रोरी को उस टॉय के मिरर में देखने की कोशिश करती है और वो मिरर में खिड़की के बाहर खड़ी किसी स्पिरिट को देख पाती है। अब लॉरेन घर के बाहर आकर लेक के किनारे उस घने पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। एड भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आता है। एड देख रहा था कि लॉरेन अपने साइकिक पावर का यूज करके वहाँ पर कुछ सेंस कर रही है। तभी अचानक लॉरेन पलटती है और एड के ठीक ऊपर उसे एक औरत दिखाई देती है जो फांसी के फंदे में झूल रही थी, पर एड को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और वो दोनों घर के अंदर आकर रॉजर और कैरोलिन से इस घर के असली मालिक के बारे में पूछते हैं। क्योंकि रॉजर ने ये घर नीलामी में खरीदा था, इसलिए उसे इस घर के असली मालिक के बारे में कुछ पता नहीं था। अब एड उन दोनों से कहता है कि उन दोनों को इस घर को पवित्र करना होगा। अब एग्जॉर्सिज्म का नाम सुनकर कैरोलिन अचानक घबरा जाती है और रॉजर को इस घर को तुरंत छोड़ने के लिए कहती है। तभी लॉरेन कैरोलिन से कहते हैं कि अब इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इस घर में जो इविल स्पिरिट है वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। लॉरेन आगे बताती है कि इस घर में वैसे तो बहुत सारी स्पिरिट्स हैं, पर उस फैमिली को एक इविल स्पिरिट से ज्यादा खतरा है जिसकी नजर उनकी बच्चियों पर है। रॉजर और कैरोलिन ये सब सुनकर वॉरेंस को जल्दी से जल्दी एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट करने के लिए कहते हैं, जिस पर एड कहता है कि एग्जॉर्सिज्म बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए पहले उन्हें इस घर में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, फिर इस घर में इविल स्पिरिट के सबूत चर्च को देने होंगे, फिर चर्च की इजाजत मिलने के बाद ही एग्जॉर्सिज्म हो सकता है। ये कहते हुए वॉरेंस घर के बाहर आ जाते हैं और रॉजर और कैरोलिन से कहते हैं कि जो स्पिरिट इस घर के अंदर है वो हमें ज्यादा देर इस घर में बर्दाश्त नहीं करने वाली। अगर हम इस घर में ज्यादा देर रहे तो वो आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हम जल्द ही 2 लोगों को साथ लेकर इन्वेस्टिगेशन के लिए इस घर में आएंगे। अब रात हो जाती है और सीन शिफ्ट होता है वॉरेंस के घर में, जहां एड लॉरेन को बताता है कि रॉजर और कैरोलिन के साथ जो उसने कन्वर्सेशन की थी उसे उसने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था, पर हैरानी की बात यह है कि इसमें कैरोलिन की वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। अब लॉरेन एड को बताती है कि ये फार्म हाउस सेट्रन शर्मन ने 1863 में बनाया था, जिसकी शादी बाथशेबा नाम की औरत से हुई थी। अब लॉरेन बताती है कि बाथशेबा को काले जादू के लिए मौत की सजा हुई थी। जैसन से शादी के बाद बाथशेबा को एक औलाद हुई थी, जिसे सिर्फ 7 दिन की उम्र में ही बाथशेबा ने
शैतान को बलि चढ़ा दिया था, पर शटर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। जिसके बाद बाथशेबा घर से बाहर आई, शैतान से चाहत का इजहार किया और इस जमीन पर कब्जा करने वालों को श्राप दिया और फिर लेक के किनारे उस पेड़ पर लटक कर खुद की जान दे दी। उसकी मौत का वक्त रिकॉर्ड्स में 3:07 पर बताया जाता है। ये लोरेन एड को बताती है कि बाथशेबा के मरने के बाद जिस ने इस घर पर कब्जा किया, घर में या घर के बाहर आसपास किसी न किसी रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। उसका शिकार बने लोगों में से एक औरत थी जिसके बेटे का नाम रोरी था, जिसकी मौत फार्म हाउस के पास ही बनी लेक में हुई थी। लोरेन एड को सब कुछ बता ही रहे थे कि इसी बीच टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है और उसमें रिकॉर्ड कन्वर्सेशन अपने आप चलने लगता है। लेकिन जहां अभी कैरोलिन की रिकॉर्डर में कोई आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी, वहीं पर अब कैरोलिन की आवाज की जगह शैतान की चीख सुनाई दे रही थी। इसी बीच एड और लॉरेन घड़ी की तरफ देखते हैं जिसमें 3:07 हुआ था। दूसरे दिन एड और लॉरेन अपने असिस्टेंट ड्रू के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए रॉजर के घर आते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में रोड आइलैंड का एक पुलिस ऑफिसर ब्रैड हैमिल्टन भी उनका साथ देने वाला था। एड, ड्रू और ब्रैड मिलकर पूरे घर में कैमरा, फ्लैशेस, थर्मोस्टेट्स और डोर पर बेल इंस्टॉल करते हैं। एड एक कैमरा उस पेड़ के पास भी लगाता है जिस पर बाथशेबा ने लटक कर जान दी थी। अब कैरोलिन लोरेन से उस घर की कहानी सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई अपने बच्चे को कैसे मार सकता है। इसी बीच लोरेन कैरोलिन के हाथ को छूकर उस दिन को सेंस करती है जब कैरोलिन अपनी बेटियों के साथ बीच पर छुट्टियां मनाने के लिए गई थी। तभी कैरोलिन हैरान हो जाती है कि आखिर लोरेन को यह सब कैसे पता। लोरेन कहती है कि उसके पास अपनी कुछ साइकिक पावर्स हैं जिससे वो सब कुछ सेंस कर सकती है। अब पहली रात तो उस घर में सब कुछ नॉर्मल ही रहता है। दूसरे दिन लोरेन सुबह के समय घर के बाहर कपड़े सुखा रहे थे, तभी अचानक से वहाँ पर तूफान आ जाता है। आसमान में अचानक से घने घने बादल आने लगते हैं और घर के बाहर लटकता विंड चाइम तेजी से बजने लगता है। तभी अचानक एक कपड़ा उड़कर वहाँ खड़ी हुई किसी अदृश्य आकृति को ढक लेता है और देखते ही देखते वो कपड़ा उड़कर कैरोलिन के बेडरूम के बाहर जाकर खिड़की से चिपक जाता है। अब 1 मिनट के लिए कपड़ा उसी खिड़की पर रुककर अचानक उड़ जाता है। अब लोरेन खिड़की पर गौर से देखती है तो उसी खिड़की के अंदर एक साया दिखाई देता है, जिसे देखकर लोरेन तेजी से घर के अंदर भागती है। इधर कमरे के अंदर कैरोलिन लेटी हुई थी। तभी अचानक कैरोलिन के हाथ पर किसी के पंजों के निशान बनने लगते हैं। ये निशान कैरोलिन की पुरानी चोटों से मैच कर रहे थे। और दोस्तों, अब यहाँ पर हम बाथशेबा के स्पिरिट को साफ देख पाते हैं जो अब कैरोलिन के मुंह से उसके अंदर समा जाती है और कैरोलिन की चीख पूरे घर में गूंज जाती है। तब तक वहाँ पर लोरेन भी आ चुके थे, पर कैरोलिन अब अपने बेडरूम के डोर पर ही खड़ी थी और वो लोरेन से कहती है बस उसे थोड़ी सी उल्टी आई थी जिसकी वजह से वो चीखी थी। और वो लोरेन से वहाँ से हटने के लिए कहती है क्योंकि उसे अपने बच्चों को देखने के लिए नीचे जाना था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लोरेन को कैरोलिन के ऊपर डाउट हो चुका था। अब रॉजर अपनी बेटियों के साथ कहीं घूम कर आता है, तभी वो देखता है कि गैराज में एड उसकी पुरानी कार को रिपेयर कर रहा था। वहाँ पर आकर वो एड को मदद के लिए थैंक्स कहता है, जिस पर एड कहता है कि उसे थैंक्स उसे नहीं बल्कि लोरेन को बोलना चाहिए। अगर वो जिद न करती तो वो यहाँ पर कभी नहीं आता और इसकी वजह वो अपने लास्ट केस को बताता है। वो बताता है कि लोरेन की साइकिक पावर्स की वजह से दूसरों की मदद तो हो जाती है, पर इसका लोरेन पर एक डीप इफेक्ट पड़ता है और हर केस के बाद लोरेन धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। अब आज रात उन सब के लिए इस घर में दूसरी रात थी। इसी बीच ब्रेड अपने लिए कॉफी बनाने के लिए किचन में आता है, जहाँ उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। तभी वहीं पास में खड़ी एक औरत जो मेट के कपड़ों में थी, वो ब्रेड से कहती है कि देखो उसने मुझसे क्या करवा दिया। तभी ब्रेड उस स्पिरिट का पीछा करता है, लेकिन अचानक से एक दूसरी स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है और वो जमीन पर गिर जाता है और वो चीख उठता है। तभी बाकी के सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। अब ब्रेड एड को बताता है कि उसने मेट के कपड़ों में किसी स्पिरिट को देखा था। तभी अचानक पूरे घर में लगे कैमरे क्लिक करने लगते हैं। अब वो सभी देखते हैं कि इसी बीच सिंडी अपने रूम से निकलकर ऊपर की तरफ जा रही है। अब रॉजर सिंडी के पीछे जाने लगता है, पर एड उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे सबूत चाहिए। पर रॉजर कहता है कि उसे सिंडी की फोटो क्यों चाहिए, जिस पर एड कहता है कि ये कैमरा सिंडी की फोटो क्लिक नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी फोटो क्लिक कर रहे हैं जो सिंडी के साथ है। अब सिंडी एक रूम में जाती है और डोर अचानक बंद हो जाता है। सभी घबरा कर अब सिंडी के पीछे भागते हैं। इसी बीच ड्रू अपने कानों में हेडफोन लगा लेता है, जिसकी मदद से वो कमरे में रखे हुए माइक्रोफोन से उस कमरे में हो रही हलचल को सुन पाता। अब वो सुनता है कि उस कमरे के अंदर सिंडी किसी स्पिरिट से बात कर रही है और वो स्पिरिट सिंडी को कहीं ले जाने की बात कर रही है। इसी बीच बाहर खड़े लोग दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता। फिर अचानक से ही दरवाजा खुल जाता है, पर वो लोग देखते हैं कि सिंडी रूम में कहीं नहीं थी। अब रॉजर सिंडी को कमरे में न पाकर बुरी तरीके से घबरा जाता है। तभी एड यूवी लाइट की मदद से उस कमरे की इन्वेस्टिगेशन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सिंडी इस वक्त कबर्ड के अंदर बने हुए एक सीक्रेट चैम्बर के अंदर है। अब वो लोग सिंडी को कबर्ड से बाहर निकालते हैं और चैन की सांस लेते हैं। इसी बीच अप्रैल लोरेन को बताती है कि जब रूडी डरा हुआ होता है तो वो भी इस कबर्ड के अंदर छुपता है। अप्रैल की
बातों को सुनकर लॉरेन चौंक जाती है। लॉरेन को सीक्रेट चेम्बर के अंदर एक अलमारी मिलती है जो धूल से ढकी हुई थी। अलमारी का एक हिस्सा जो कि रेक्टेंगल शेप में था, उस पर कोई भी डस्ट नहीं जमी थी, जिससे लॉरेन को अप्रैल के टॉय का शेप याद आता है। अब वो एड से अप्रैल के टॉय को लाने के लिए कहती है। एड टॉय को लेकर आता है। अब लॉरेन उस टॉय को लेकर जैसे ही उस स्थान पर रखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये टॉय यहीं पर रखा था और जिसने भी इसे उठाया है यहीं पर से उठाया है। अब उसे वहीं अलमारी के नीचे एक रस्सी अटकी हुई दिखाई देती है, जिसे बाहर खींचने पर लॉरेन देखती है कि वो एक फांसी का फंदा है। अब लॉरेन घबरा जाती है और सीक्रेट चेम्बर से निकलने के लिए जैसे ही मुड़ती है वही रूफ की लकड़ी टूट जाती है और लॉरेन बेसमेंट वाले स्टोर रूम में जाकर गिरती है। अब जल्दी से बेसमेंट की तरफ भागता है। उधर लॉरेन खुद को संभालती है। गिरने की वजह से उसके सर पर एक बड़ी चोट आई थी। अब लॉरेन खुद को संभाल ही रही थी कि तभी उसे वहाँ पर किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। अब चूंकि लॉरेन जब गिरी थी तो उसके हाथ में अप्रैल का टॉय था, इसलिए लॉरेन उसी टॉय के मिरर में आसपास देखने की कोशिश करती है। अब लॉरेन को वहाँ पास में एक औरत दिखाई देती है जिसने किसी लाश को अपनी गोद में उठाया हुआ था और वो लॉरेन से कहती है कि देखो उसने मुझसे क्या करवा दिया, और फिर वो अचानक गायब हो जाती है। अब दूसरी तरफ लॉरेन को बाथशेबा की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि फांसी पर लटकी हुई थी। अब फांसी पर लटके लटके ही बाथशेबा लॉरेन की तरफ बढ़ने लगती है। लॉरेन तेजी से वहां से भागती है। लॉरेन के वहां से भागते वक्त दोस्तों हम देख पाते हैं कि लॉरेन का वो लॉकर जिसमें उसकी बेटी जूडी की तस्वीर थी वो बेसमेंट में ही छूट जाता है। तब तक एड भी बेसमेंट के डोर के पास पहुंच जाता है और लॉरेन को वहां से बाहर निकाल लेता है। अब लॉरेन, एड और बाकी सबको बताती है कि कैरोलिन के हाथों पर जो निशान है वो उसे बाथशेबा ने दिए है और वो धीरे धीरे कैरोलिन पर हावी हो रही है, जिससे वो कैरोलिन के हाथों ही उसके बच्चों की बलि दिलवा सके। और कैरोलिन की फैमिली से पहले जो लोग भी यहाँ पर रहने आए उसने उन सबके साथ यही किया। तभी अचानक कमरे में अटके लगाए सभी क्रॉस गिरने लगते हैं और नैन्सी को कोई उसके बालों से घसीट कर पूरे कमरे में घुमाता है। अब वो नैन्सी को कहीं ले जाता है, इससे पहले ही लॉरेन उसके उतने बाल काट देती है जिससे उसने उसको पकड़ा था। इस पूरे इंसिडेंट को ड्रिव शूट कर लेता है, जिसे एड सबूत के तौर पर लेकर ब्रैड के साथ फादर को लाने के लिए चला जाता है और रॉजर से कहता है कि वो अपनी फैमिली को लेकर किसी होटल में शिफ्ट हो जाए जब तक कि एक्सॉर्सिज्म कंप्लीट नहीं हो जाता। अब रॉजर की फैमिली और एड के जाने के बाद घर में सिर्फ ड्रू और लॉरेन बचे थे। अब कुछ देर बाद लॉरेन टहलती हुई उसी लेक के पास आती है जो घर के पास थी। तभी अचानक उसे पानी में जूडी मरी हुई दिखाई देती है। अब लॉरेन घबरा कर वापस फार्म हाउस की तरफ भागती है और वहाँ से अपने घर पर फ़ोन करती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि जल्दी जाकर वो जूडी को चेक करें कि क्या वो ठीक है। इसी बीच एड वहाँ आ चुका था और वो लॉरेन को घबराया हुआ देखकर उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। तभी लॉरेन की माँ बताती हैं कि जूडी एकदम ठीक है। अब लॉरेन की सांस में सांस आती है। अब वो एड को सारी बात बताती है और फिर रोने लगती है और एड से कहती है कि ये एक तरीके की चेतावनी है जो बाथशेबा ने लॉरेन को दी है। इधर रॉजर अपनी फैमिली के साथ होटल में आ चुका था, जहाँ कार में हम कैरोलिन को अजीब सा बिहेव करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ एड फादर को सारी फुटेज दिखाता है। अब फादर गॉर्डन एड से कहते हैं क्योंकि रॉजर के बच्चों का बैप्टिज्म नहीं हुआ है इसलिए चर्च की नज़रों में वो कैथोलिक नहीं है, इसलिए एक्सॉर्सिज्म के लिए उन्हें सीधे वेटिकन से परमिशन लेनी होगी। जिस पर एड फादर गॉर्डन से कहता है कि उनके पास इतना वक्त नहीं है। अगर हम वेटिकन की परमिशन का वेट करेंगे तो कैरोलिन अपनी फैमिली से हाथ धो बैठेगी। जिस पर फादर गॉर्डन कहते हैं कि वो वेटिकन से परमिशन लेकर एड को कॉल करेंगे। अब रात हो जाती है और सीन शिफ्ट होता है लॉरेन के घर में, जहाँ लॉरेन की बेटी जूडी सो रही थी। तभी उसके बेड के पास टंगा हुआ लॉकेट अचानक से हिलने लगता है, जिसमें लॉरेन और एड की फोटो थी। दूसरी तरफ हमें वो लॉकेट भी हिलता हुआ दिखाई देता है जो लॉरेन ने गलती से बेसमेंट में छोड़ दिया था। अचानक कोई जूडी के पैर खींचता है, जिससे घबराकर जूडी की नींद खुल जाती है और उसे लगता है कि लॉरेन शायद घर वापस आ गई है, इसलिए वो लॉरेन को पुकारते हुए नीचे आती है। अभी उसे वो पैरानॉर्मल म्यूजियम का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है जो एड हमेशा लॉक करके रखता था। अब वो डर जाती है और डरकर वो वापस अपने कमरे की तरफ भागती है। तभी अचानक घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जूडी अपने आप को एक दूसरे कमरे में बंद कर लेती है। तभी कोई बाहर से जोर जोर से उस दरवाजे पर टक्कर मारता है पर दरवाजा नहीं खुलता। तभी जूडी देखती है कि पास पड़ी रॉकिंग चेयर पर कोई औरत बैठकर एनाबेल को खिला रही थी। तभी अचानक एनाबेल की गर्दन घूमती है और वो जूडी को देखने लगती है। अब जूडी घबरा जाती है और जोर जोर से अपनी नानी को बुलाने लगती है। तभी अचानक उसकी नानी की नींद खुल जाती है और वो जूडी की चीख सुनकर उस कमरे की तरफ भागती हैं, पर वो कमरे को खोल नहीं पाती हैं क्योंकि कमरा अंदर से लॉक था। अब कमरे में रखी चेयर अचानक जूडी की तरफ घूम जाती है। तभी एड और लॉरेन लकीली वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि लॉरेन को रास्ते में सेंस हुआ था कि जूडी किसी खतरे में है।
अबेड दरवाजे को तोड़ देता है और जूडी को उठाकर जैसे ही कमरे के बाहर आता है, अचानक वो कुर्सी तेजी से उड़ती हुई कमरे के बाहर आकर गिरती है और कुर्सी के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब जूडी उन सबको बताती है कि उसने उस रूम में एनाबेल को देखा था। परेड चेक करता है तो एनाबेल म्यूजियम में ही थी और लॉक थी। दूसरी तरफ रॉजर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर लौटता है तो उसकी बेटियां बताती हैं कि कैरोलिन, क्रिस्टीन और अप्रैल को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई है। अब हम गाड़ी में देखते हैं कि क्रिस्टीन कैरोलिन से पूछती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर कैरोलिन कोई जवाब नहीं देती। अब रॉजर वॉरेंस को सारी बात फ़ोन करके बताता है। लॉरेंस समझ जाती है कि कैरोलिन, क्रिस्टीन और अप्रैल को बलि देने के लिए वापस फार्म हाउस ले गई है। अबेड रॉजर को फार्म हाउस पहुंचने के लिए कहता है और खुद अकेला ही फार्म हाउस जाने के लिए घर से बाहर निकलने लगता है। तभी लॉरेन उसे रोक लेती है और उससे जिद करती है कि वो उसे अकेला नहीं जाने देगी। अब वॉरेंस और ऑफिसर ब्रेड फार्म हाउस पहुंचते हैं तो डोर अंदर से लॉक था। ऑफिसर ब्रेड गोली मारकर लॉक तोड़ देता है। अब वो सब अंदर आते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि कैरोलिन एक सीजर अप्रैल की गर्दन में घुसाने वाली थी, पर रॉजर और नैन्सी ने उसको पकड़ रखा था। अबेड और रॉजर कैरोलिन को पकड़कर उसे घर से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, पर मेन डोर क्रॉस करते ही कैरोलिन के शरीर पर जख्म होने लगते हैं, जिस पर लॉरेन कहती है कि बाशिबा कैरोलिन को घर से बाहर नहीं आने देगी और अगर हमने ज़बरदस्ती उसे बाहर लाने की कोशिश की तो बाशिबा उसकी जान ले लेगी। तभी कैरोलिन उड़ती हुई अचानक घर के अंदर आकर गिरती है और फिर कोई उसे घसीटता हुआ बेसमेंट तक ले जाता है। दूसरी तरफ ड्रू अप्रैल को पूरे घर में ढूंढ रहा था क्योंकि अप्रैल तब से गायब थी। इधर एड और रॉजर मिलकर कैरोलिन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जो पूरी तरीके से पॉजेस्ड हो चुकी थी। वो ऑफिसर ब्रेड की गर्दन पर काट कर उसकी गर्दन से मांस बाहर निकाल लेती है और रेड की गर्दन दबाने लगती है। अब लॉरेन एक चादर से उसके चेहरे को ढक देती है, तब जाकर वो कुछ शांत होती है। अब सभी मिलकर उसे एक चेयर से बांध देते हैं। अबेड खुद ये एक्सोर्सिज्म करने वाला था क्योंकि कैरोलिन के पास अब ज़्यादा समय नहीं था। अब एक्सोर्सिज्म शुरू होते ही जैसे ही एड कैरोलिन पर हॉली वाटर डालता है, कैरोलिन बुरी तरीके से चीख उठती है, जिससे बेसमेंट के अंदर मौजूद सारी चीज़ें टूट जाती हैं। इसी बीच वो कांच की शीशी भी टूट जाती है जिसमें हॉली वाटर था। इधर ड्रू अप्रैल को पूरे घर में ढूंढ रहा था, तभी अचानक पूरे घर पर रेवेंस अटैक कर देते हैं, जो खिड़की तोड़कर अंदर आने लगते हैं और अंदर तड़प तड़प कर मर जाते हैं। कैरोलिन की हालत बिगड़ती हुई देखकर रॉजर एड को रोकता है क्योंकि अब कैरोलिन को खून की उल्टियां शुरू हो चुकी थी। इधर ड्रू को किचन के नीचे के फर्श से अप्रैल की आवाज़ सुनाई देती है, जो शायद कैरोलिन से इतना डर गई थी कि बेसमेंट से होती हुई किचन के फ्लोर के नीचे आकर छुप गई थी। अब ड्रू किचन के फर्श को तोड़ने लगता है। इधर लॉरेन रॉजर को रोकती है और कहती है कि ये सब डेविल की चाल है, जिससे कि एक्सोर्सिज्म को बीच में ही रोका जा सके। तभी अचानक कैरोलिन पूरी तरीके से शांत हो जाती है और वो कुर्सी सहित हवा में झूलने लगती है और फिर ऊपर जाकर अचानक से नीचे गिरती है, जिससे कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब कैरोलिन अचानक उठकर बैठ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है और रॉजर से कहती है, जिस कैरोलिन को तुम पुकार रहे हो वो अब तक खत्म हो चुकी है और अब तुम सबकी बारी है। तभी ड्रू ऊपर से कहता है कि उसे अप्रैल मिल गई है, वो किचन के फ्लोर के नीचे है। ये सुनकर कैरोलिन सीजर उठाकर वापस अप्रैल की तरफ भागती है। लॉरेन कैरोलिन का पीछा करती है, पर कैरोलिन अप्रैल तक पहुंच जाती है और अब वो सीजर को अप्रैल की गर्दन में घुसाने ही वाले थी कि तभी एड उसे उसके असली नाम से पुकारता है, जो कि बाशिबा था। अब बाशिबा एक पल के लिए वहीं पर रुक जाती है और एड की तरफ घूर कर देखती है। अब बाशिबा अपने असली रूप में आ जाती है। इसी बीच टूटे हुए किचन फ्लोर से लॉरेन कैरोलिन के माथे पर क्रॉस लगा देती है और उसे वो दिन याद दिलाती है जब वो अपने बच्चों के साथ बीच पर छुट्टियां मनाने के लिए गई थी। वो उसे याद दिलाती है कि वो अपने बच्चों के साथ कितनी खुश थी। इस बीच रॉजर भी कैरोलिन को अपने अंदर के डेविल से लड़ने के लिए कहता है। अब कैरोलिन बाशिबा के स्पिरिट के साथ लड़ती है और अप्रैल को छोड़ देती है और कैरोलिन को एक उल्टी आती है, जिसके बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब सुबह हो चुकी थी। रॉजर और उसकी पूरी फैमिली एक दूसरे के गले मिलकर रो रही थी। तभी अप्रैल लॉरेन के पास आती है और उसे थैंक्स कहती है। अब वॉरेंस अपने घर आ जाते हैं और वो अपने साथ अप्रैल का वो टॉय लेकर आते हैं, जिसे वो अपने पैरानॉर्मल म्यूजियम में रख देते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।